नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी और हर गुजरते पल के साथ नंदिनी जबलपुर से दूर होती जा रही थी। शुभांग से दूर होने का दर्द इतना गहरा था कि शायद उसकी गहराई नापना अब नंदिनी के वश में नहीं था। लेकिन अपने मम्मी पापा निधि और जबलपुर से दूर जाना भी नंदिनी के लिए कम तकलीफ दे नहीं था। अभी उम्र ही कितनी थी उसकी, ऊपर से बेहद मासूम और सच्चे दिल वाली नंदिनी की महादेव जाने क्यों इतनी कठिन परीक्षा ले रहे थे। पर नंदिनी तो बचपन से ही वक्त के कठोर थपेड़ों को सहकर बड़ी हुई थी, इसीलिए इस असहनीय तकलीफ में भी वो स्थिर थी। जब से ट्रेन में बैठी थी, चुपचाप खिड़की के बाहर ही नजरें गड़ाए अपने ही ख्यालों में डूबी आंसू बहा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मच जाएगी और उसे अपने शहर और अपनों से दूर जाना पड़ेगा। शुभांग का चेहरा तो एक पल के लिए भी उसकी नजरों से ओझल नहीं हुआ था और उसकी आंखों से बहते आंसू भी एक पल को रुके नहीं थे। उसने सोचा कि शुभांग जी जब जबलपुर में मुझे कहीं नहीं पाएंगे तो कितने बेचैन हो जाएंगे। मुझसे थोड़ी देर की भी दूरी तो सह नहीं पाते थे और जब कहीं भी मेरा पता नहीं लगेगा तो क्या हाल होगा उनका। मुझे भी बेवफा समझकर कहीं फिर से एक बार उनका दिल ना टूट जाए। हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कि मैंने सही फैसला लिया या गलत, लेकिन उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आपने मेरी किस्मत में अपनों का साथ और खुशियां नहीं लिखी हैं, तो कोई बात नहीं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मेरे हिस्से का चैन और सुकून शुभांग जी को दे दीजिए। उन्हें टूटने मत दीजिए प्रभु, उन्हें संभाल लीजिए महादेव। बस आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। इसके बाद जिंदगी भर आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। तभी अचानक नंदिनी ने अपनी निगाह खिड़की के बाहर से हटाकर बोगी के अंदर इधर उधर बेचैनी से देखने लगी। उसे लगा कि जैसे शुभांग बहुत करीब से उसे देख रहा है और उसे पुकारा है। नंदिनी के ठीक सामने ऊपर की बर्थ पर दीपक के मोबाइल में शुभांग वीडियो कॉल पर था। लेटे हुए दीपक ने अपना मोबाइल वाला हाथ इस तरह से सीट से बाहर लटका रखा था कि उसका कैमरा नंदिनी को फोकस करे और किसी को पता भी ना चले। शुभांग बेख्याली में भूल गया था कि दीपक ने उसे चुप रहने को कहा था। उसके दिल ने बड़ी शिद्दत से पुकारा था, नंदिनी। और शुभांग की यही टूटती सी धीमी आवाज नंदिनी के कान में पड़ी थी। नंदिनी की निगाहें बड़ी बेसब्री से शुभांग को खोज रही थी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसकी निगाह ऊपर की सीट पर लेटे दीपक पर पड़ी। जाने क्यों नंदिनी को लगा कि आवाज यहीं से आई थी। उसने दीपक की ओर हाथ उठाकर पूछा, आपने कुछ कहा मुझसे? शुभांग की आवाज दीपक के कानों में भी पड़ी थी। उसने धीरे से कॉल कट कर दी और अपना मोबाइल पीछे कर लिया। नंदिनी की आवाज सुनकर हड़बड़ा गया, फिर खुद को स्थिर करते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ दीदी, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी तक कुछ खाया नहीं। आपको भी भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। नंदिनी ने एक नजर दीपक पर डाली। दीपक 16-17 साल का बहुत ही शालीन दिखने वाला लड़का था। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर नंदिनी को अपने भाई की याद आ गई। नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अभी भूख नहीं है, जब जरूरत होगी तो खा लूंगी। और दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अपने केबिन में बैठे शुभांग ने मोबाइल पर नंदिनी की आंखों में कितना दर्द और मायूसी देखी थी। उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि उसने नंदिनी को खुद से दूर जाने दिया। खुद नंदिनी की बाह पकड़कर उसे रोक लेता तो नंदिनी उसे छोड़कर कभी ना जा पाती। आज उसे अपने ही गुस्से पर कोफ्त हो रही थी।
शुभांग अपनी चेयर के बैक से सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसका चेहरा और शर्ट तक भिगो रहे थे। उसे तो शायद होश भी नहीं था कि वो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा है। तभी शिशिर के पास दीपेन का फोन आया। शिशिर एकदम से चिल्लाया, दीपेन भाई, कहाँ गायब हो गए आप? मैं सुबह से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ यार। आपके कारण तो आज भाई मेरी और मेरी सेक्रेटरी की जान लेने पर तुले थे। दीपेन ने हंसकर कहा, शांत कर दिया है तुम्हारे भाई को, चिंता मत करो। तुम तो जानते ही हो, उसका गुस्सा उसके ही काबू में नहीं रहता। मेरी नौकरी तो वो रोज रिस्क में ले आता है, जबकि मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, अभी तुम एक काम करो शिशिर, शुभांग के चैम्बर में 2 कप ब्लैक हॉट कॉफी ऑर्डर करके चले जाओ। उससे कुछ मत पूछना, बस उसके साथ बैठकर थोड़ी देर चिल करो। ओके भाई, कहकर शिशिर शुभांग के केबिन की ओर चला गया। कुछ समय बाद मीटिंग खत्म हो गई। शुभांग को फिर से नंदिनी की चिंता सताने लगी। वो ये जानता था कि नंदिनी पालमपुर जा रही है, लेकिन पालमपुर पहुंचने के बाद अगर नंदिनी बाई चांस दीपेन की नजरों से ओझल हो गई, तब इतने बड़े पालमपुर में हम नंदिनी को कहाँ खोजेंगे? उसकी ट्रेन रात में पालमपुर पहुंचेगी और अनजान जगह पर उसके साथ कुछ गलत हो गया, फिर मैं क्या करूंगा? शुभांग बहुत बेचैन हो गया था। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो एकदम से ऑफिस से बाहर चला आया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी निधि के घर की ओर सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। इससे पहले शुभांग ने ये पता कर लिया था कि निधि के पापा अपने ऑफिस चले गए हैं, उसकी मम्मी शहर से बाहर हैं। इसका मतलब कि निधि घर में अकेली होगी। शुभांग ने सीधे जाकर निधि के घर की डोर बेल बजा दी। ये संयोग ही था कि निधि के घर काम करने वाले काका मार्केट गए थे। दरवाजा खोलते ही निधि की नजर जैसे ही शुभांग पर पड़ी, हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। इसी तरह से अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए उसने शुभांग से पूछा, आप यहाँ कैसे? पापा से कोई काम था क्या? शुभांग गुस्से से लाल आंखों से निधि को घूर रहा था, जो निधि का हौसला पस्त करने के लिए काफी था। वो हकलाते हुए बोली, लेकिन पापा तो ऑफिस चले गए, आप उनके ऑफिस ही चले जाइए। शुभांग ने एक हाथ से उसकी बाह पीछे करते हुए कहा, तुम्हारे घर में किसी का वेलकम ऐसे किया जाता है, दरवाजे से ही लौटाकर? निधि धीरे से बुदबुदाई, मेरे घर में हर किसी का वेलकम नहीं होता। मेरा मन तो कह रहा है कि आपको धक्के देकर अपने घर के बाहर फेंक दूं। शुभांग धीरे से उसको पीछे धकेल कर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। निधि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? कोई आपका वेलकम नहीं करेगा तो आप जबरदस्ती उसके घर में घुस जाएंगे? शुभांग का चेहरा एकदम सख्त था। उसने गुस्से से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। तुमसे अपनी नंदिनी के बारे में पूछने आया हूँ। कहाँ भेज दिया तुमने नंदिनी को? फिर एक उंगली उठाकर गुस्से में जलती आंखों से निधि को देखते हुए बोला, और हाँ, कोई चालाकी करने की हिम्मत मत करना। अभी सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, अगर झूठ बोला तो सच उगलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। निधि शुभांग के व्यवहार से अवाक थी। उसके गुस्से को तो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये लड़का तो गुस्से में अपना होश ही खो बैठा है। वो शुभांग से थोड़ी दूर होकर धीरे से बोली, नंदिनी अपने घर गई है। आप पागलों की तरह मेरे घर आकर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक पल को तो शुभांग को लगा कि वो निधि पर हाथ ही उठा देगा, लेकिन किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, निधि, मैं जानता हूँ तुम नंदिनी के साथ रेलवे स्टेशन उसे सी ऑफ करने गई थी। मैं जानता हूँ नंदिनी खुद जबलपुर से बाहर कहीं नहीं जा सकती, तुमने ही उसे भेजा है। सीधी तरह से बता दो वरना। शुभांग बार बार निधि को धमकी दे रहा था। वो गुस्से से चिल्लाई, हाँ की है मैंने सहायता नंदिनी को जबलपुर से बाहर जाने में, क्योंकि वो खुद तुमसे दूर जाना चाहती थी। फिर तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? चले जाओ यहाँ से वरना।
निधि को गुस्सा होते देखकर शुभांग थोड़ा शांत हो गया। उसने सोचा, इस लड़की से गुस्सा होकर कुछ नहीं उगलवाया जा सकता। शुभांग ने शांति से कहा, नंदिनी मेरी जिंदगी है। हक है मुझे उसके बारे में जानने का, उसकी परवाह करने का और उसकी हिफाजत करने का, क्योंकि मैं नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। निधि अपने गुस्से भरी आंखों से शुभांग को घूरते हुए बोली, देखो मिस्टर आर्य, शराफत से समझा रही हूँ, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। चुपचाप मोनिका से शादी कर लो और हंसी खुशी जियो और जीने दो। तुम्हारी आशिकी के चक्कर में मेरी फ्रेंड नंदिनी पर कोई आंच आई तो मैं तुम्हारे प्यार मोहब्बत की ऐसी तैसी कर दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। कहते कहते निधि बुरी तरह से रोने लगी। निधि को रोते देखकर शुभांग परेशान हो गया। नंदिनी के लिए निधि का प्यार वो अच्छी तरह समझता था। निधि का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोला, निधि, नंदिनी मेरी जिंदगी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नंदिनी की जिंदगी में क्या अहमियत रखती हो। मैं तुम दोनों की दोस्ती की कद्र करता हूँ, तो तुम भी नंदिनी और मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे के बगैर जीना हम दोनों के लिए मुश्किल है। नंदिनी मुझसे दूर गई तो मैं टूट जाऊंगा, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। जब तक मैं अपनी आंखों के सामने नंदिनी को सुरक्षित ना देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि नंदिनी कहाँ और क्यों जा रही है, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पालमपुर में वो कहाँ रहेगी, जिससे मैं उसके हिफाजत का इंतजाम कर सकूं। शुभांग की बातें सुनकर निधि हैरान थी, फिर भी अपने हठ पर कायम रहते हुए बोली, नंदिनी जहां भी है पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी उसका पीछा छोड़ दीजिए। शुभांग ने बड़ी शालीनता से कहा, मैं समझता हूँ तुम नंदिनी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखोगे, फिर भी राजवीर और युवराज जैसे दरिंदों का सामना वही कर सकता है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बेस्टी पालमपुर में सुरक्षित रहे, तो प्लीज मुझे बता दो, नंदिनी को पालमपुर में तुमने किसके पास भेजा है। निधि को शुभांग की बातें अब समझ में आने लगी थी। राजवीर और युवराज की ओर तो नंदिनी और निधि का ध्यान ही नहीं गया था। जल्दीबाजी और नादानी में उन दोनों ने नंदिनी के पालमपुर जाने का फैसला ले लिया था, जो शायद नंदिनी को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। निधि चुपचाप बैठी सोच रही थी। शुभांग उसके सामने सोफे पर बैठ गया। निधि ने एक एक करके शुभांग को पूरी बात बता दी। शुभांग ने निधि से ये वादा भी ले लिया, वो नंदिनी के बारे में उसके माता पिता या और किसी से कुछ नहीं बताएगी। निधि के घर से शुभांग वापस अपने ऑफिस आ गया। उसका मन अब कुछ शांत हो गया था। तभी युवराज के फोन ने शुभांग को एक बार फिर बुरी तरह से परेशान कर दिया था। युवराज ने कहा, साले साहब, हम लोग आज आपके घर डिनर पर आ रहे हैं, आपकी और अपनी बहन की शादी की प्लानिंग के लिए। आशा करता हूँ कि आप टाइम पर घर पहुंच जाएंगे। एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी। फिर शरारत से हंसते हुए बोला, यार आपकी फ्रेंड पर मेरा दिल आ गया है। मैं तो रात दिन उसके लिए तड़प रहा हूँ। और एक वो है कि मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं है। प्लीज साले साहब, आप नंदिनी को समझाइए ना कि मुझसे शादी कर ले। अरे हाँ, आपकी और मोनिका की शादी वाले दिन मुहूर्त बड़ा अच्छा है। क्यों ना उसी दिन मेरी और नंदिनी की मंगनी हो जाए। युवराज जानबूझकर शुभांग को चिढ़ा रहा था। शुभांग गुस्से से चिल्लाया, अपनी खैर चाहते हो तो आज मेरे घर में कदम भी मत रखना, वरना वन पीस में वापस नहीं जाओगे। चाहो तो इसे मेरी धमकी समझ सकते हो। और हाँ, तुम्हें मुझसे बचाने की हिम्मत मिस्टर धनेश आर्य में भी नहीं है। इस बात को तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। युवराज बेहयाई से हंसते हुए बोला, अरे साले साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए। शुभांग दांत पीस कर बोला, अब तुम्हारा साला नहीं हूं मैं,
और तुम्हारा जीजा भी नहीं बना हूं अभी, अपनी नीचता से बाज नहीं आए, तो ये ख्वाहिश भी तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। कहकर शुभांग ने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त शुभांग बहुत गुस्से में था, इसलिए चुपचाप ड्राइव कर रहा था। शुभांग का मूड ऑफ देखकर शिशिर भी खामोश बैठा था। घर पहुंचकर शुभांग गुस्से में दंदनाते हुए सीधे अपने कमरे में जाने लगा, जबकि शिशिर डाइनिंग हॉल में बैठी दादी माँ और सुनंदा जी के पास चला आया। सुनंदा जी ने ऊपर की ओर जाते हुए शुभांग को देखकर शिशिर से पूछा, इन्हें क्या हुआ? वही जो हर रोज होता है। शिशिर सुनंदा जी के बगल में बैठते हुए उनके कंधे पर सिर टिकाकर मायूसी से बोला। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी मुस्कुरा दी, लेकिन सुनंदा जी ने चिंता भरी आवाज में कहा, हे महादेव, ये तो ऑफिस से ही बौखलाया हुआ आया है। बस थोड़ी ही देर में मोनिका की फैमिली भी आ जाएगी। ये उन लोगों से भी ऐसे ही बर्ताव करेगा तो धनेश बहुत नाराज हो जाएंगे। सुनंदा को परेशान देखकर उसकी सासू माँ सुमित्रा जी ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो सुनंदा? मैं खुद शुभांग को समझा दूंगी। वो अपनी ससुराल वालों से बुरा बर्ताव नहीं करेगा। शिशिर तुरंत बोल पड़ा, कोई फायदा नहीं दादी, मैं जानता हूँ आपके समझाने का भी कोई असर नहीं होगा भाई पर, क्योंकि वो सुनेंगे तो जरूर आपके, लेकिन करेंगे अपने मन के। वैसे एक मामले में भाई अपनी जगह सही हैं। मोनिका की फैमिली इस काबिल नहीं है कि उनसे अच्छा बर्ताव किया जाए। सुमित्रा जी गुस्से से शिशिर की ओर देखकर बोली, मैं देख रही हूँ छोटे, आजकल तुम भी बड़े छोटे का लिहाज भूल गए हो। हमने ये तो नहीं सिखाया था तुम लोगों को। बड़े हो गए हो तो अपनी मनमानी करोगे, ऐसा आर्य मेंशन में नहीं चलेगा। सुमित्रा जी गुस्से से उठकर अपने रूम की ओर चली गईं। शिशिर हैरानी से सुमित्रा जी को देख रहा था। इससे पहले उन्हें इस तरह से बात करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। सुनंदा जी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास को रोक सकें। शिशिर से कुछ कहना चाहा तो शिशिर हाथ जोड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी बड़ी माँ। माना कि हमें बड़ों की बातों का मान रखना चाहिए, लेकिन हम भी अब बच्चे नहीं रहे। कम से कम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आजादी तो हमें आर्य मेंशन में मिलनी ही चाहिए। कहकर वो जाने लगा तो सुनंदा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर नम आंखों से देखते हुए कहा, छोटे, कम से कम तू तो शुभांग की भाषा मत बोल, वरना माँ जी और तेरे बड़े पापा को बहुत बुरा लगेगा। शिशिर अपनी बाह छुड़ाकर आगे बढ़ गया, फिर पलट कर सुनंदा जी से कहा, भाई अपनी जगह बिल्कुल सही है बड़ी माँ, और मैं भी उनके हर फैसले में उनके साथ हूँ, फिर चाहे पूरी फैमिली उनके फैसले के खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। सुनंदा जी अपने आंसू पोंछते हुए अकेले डाइनिंग एरिया में खड़ी थीं। सब अपनी अपनी ईगो के साथ अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन सुनंदा जी समझ गई थी कि अब परिवार में बड़ों की मनमानी के खिलाफ घर के बच्चों के मन में बगावत दस्तक दे चुकी है, जिसे अब रोकना शायद किसी के वश में नहीं था। थोड़ी देर में मोनिका, युवराज और उसके मम्मी पापा ढेर सारी मिठाइयों और गिफ्ट के साथ आर्य मेंशन पहुंच गए थे। शुभांग के मम्मी पापा, चाचा चाची, शिशिर और दादी माँ, सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हंसी खुशी मोनिका और शुभांग की शादी पर चर्चा कर रहे थे। शुभांग के पापा धनेश और युवराज के पापा एक ही सोफे पर बैठे बहुत खुश नजर आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उनके ठहाके पूरे हॉल में गूंज उठते थे। बस वहां सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मौजूद नहीं था। जिस शादी की चर्चा हो रही थी, उसके होने वाले दूल्हे राजा मिस्टर शुभांग आर्य, जो इतनी आसानी से सबसे मिलते नहीं थे। युवराज ने ऊपर शुभांग के कमरे की ओर नजर डालते हुए धनेश जी से कहा, अंकल जी, मेरे होने वाले बहनोई जी को तो बुलाइए। उनकी और मोनिका की पसंद से ही तो हमें शादी का वेन्यू तय करना है। मोनिका के पापा ने बड़ी शान से कहा, हमने उस दिन के लिए शहर का सबसे बड़ा पूरा होटल ही रिजर्व कर लिया है। अब बच्चे हरी झंडी दिखा दें तो सारी तैयारी पूरी कर ली जाए। युवराज बड़े घमंड से बोला, क्यों नहीं? आखिर शादी किसी साधारण इंसान की नहीं है, इस शहर के सबसे
सबसे एलिजिबल बैचलर मिस्टर शुभांग आर्य और शहर की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की मोनिका की है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, इसलिए शादी भी हम पूरी शानो शौकत से करेंगे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी बहुत ही गंभीर आवाज सबके कानों में पड़ी। शादी पालमपुर के एक हाई फाई रिजॉर्ट में होगी। क्या? सबके मुंह से एक साथ हैरानी भरा शब्द निकला। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने से शुभांग एक सिंपल लोअर और टी शर्ट पहने अपने बालों को लापरवाही से झटकते हुए चला आ रहा था। उसने युवराज की बातें सुन ली थी, इसलिए दूर से ही जवाब दिया। सुमित्रा जी ने हैरानी से पूछा, पालमपुर, जो हिमाचल प्रदेश में है? शुभांग उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और अपनी दादी के गले में बाहें लपेटते हुए बोला, हाँ दादी माँ, वही पालमपुर जो हिमाचल प्रदेश में है। धनेश ने थोड़ी नाराजगी से कहा, जब यहाँ होटल बुक कर दिए गए हैं, फिर उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? शुभांग ने सुमित्रा जी के गाल पर किस करते हुए कहा, जरूरत है दादी माँ, अभी तो मैं पालमपुर का सबसे लग्जरी रिजॉर्ट 5 दिन के लिए बुक कर चुका हूँ। धनेश जी ने फिर गुस्से से कहा, बुक करने से पहले तुमने घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी? शुभांग मुस्कुराते हुए बोला, किसी से पूछने की क्या जरूरत मिस्टर आर्य? शादी मेरी और मोनिका की है और मैं जानता हूँ कि जो मुझे पसंद है वो मोनिका भी जरूर पसंद करेगी। फिर मोनिका की ओर देखकर बड़े प्यार से बोला, क्यों बेबी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मोनिका दौड़कर शुभांग के गले लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, यस बेबी, मुझे तो शुरू से ही पहाड़ बहुत पसंद हैं। फिर हम दोनों की पसंद अलग कैसे हो सकती है? आफ्टर ऑल हम दोनों होने वाले हस्बैंड वाइफ जो हैं। शुभांग को मोनिका का यूं अपने गले लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मौके की नजाकत देखकर किसी तरह उसे सहन कर रहा था। और शिशिर तो सुनंदा जी के पास बैठा हार खाई नजरों से मोनिका को घूरते हुए बोला, लेकिन भाई को पहाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ी रास्तों से उन्हें डर लगता है। क्या? मोनिका ने हैरानी से कहा। शुभांग ने शिशिर को धीरे से आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन युवराज की छठी इंद्री उसे कुछ सिग्नल दे रही थी। आखिर बात क्या है जो अचानक शुभांग ने पालमपुर से शादी करने का प्लान बना लिया? इसके पीछे जरूर शुभांग की कोई बहुत बड़ी शातिर चाल होगी। मुझे सब पता करना पड़ेगा। युवराज को चिंता में पड़े देखकर शुभांग हंसते हुए बोला, क्यों साले साहब, आप किस सोच में पड़ गए? कहीं होटल की बुकिंग में बहुत खर्च तो नहीं कर दिया? कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम दोनों आधा आधा शेयर कर लेंगे। युवराज के पापा कुछ नाराजगी से बोले, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि अपने बच्चों की खुशी के लिए हम शादी का वेन्यू बदल ना सकें। नफा नुकसान तो जिंदगी में लगा रहता है। बहुत बड़ा वाला बम फोड़कर और कुछ लोगों के दिमाग को उलझाकर शुभांग ने सबको एक्सक्यूज मी कहा और अपने कमरे में चला गया। सब लोग वहीं बैठे आपस में उलझते रहे। उधर राजवीर नंदिनी के घर से थोड़ी दूर खड़ा नंदिनी की सौतेली माँ को फोन लगा रहा था। झुंझलाहट और तेज गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जब कई बार कॉल लगाने के बाद भी नंदिनी की सौतेली माँ ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो राजवीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक मैसेज टाइप करके सीमा को सेंड कर दिया, कहाँ छुपा दिया तूने मेरी माशूका को? तुझे क्या लगा तू उसे कहीं दूर भेज देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुझमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तूने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की? मैं आज भी वही राजवीर हूँ जो पहले था, बल्कि इतने दिनों की दूरी के बाद उस सुंदरी को पाने की तड़प और बढ़ गई मेरे अंदर। 5 मिनट में अपने घर के पास वाली मार्केट में आ जाओ, वरना तुम्हारी बेटी के लिए जितना तड़पा हूँ, वो सारी कसर तुम्हारे घर आकर तुमसे सूद सहित वसूलूंगा। जानती हो ना, तुम्हारे साथ ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। तब तेरी हवस मिटाने के लिए किया था, लेकिन इस बार अपनी हवस मिटाने के लिए करूंगा। तेरा हश्र क्या होगा तू अच्छी तरह से जानती है। नंदिनी
को पाने की तड़प, पैसों की लालच में आकर तूने ही मेरे दिल में जगाई थी, तो अब उसका खामियाजा भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। और तुम्हारा अपाहिज पति चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए चुपचाप चली आओ। सीमा तो जानबूझकर राजवीर का फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि पहली बात तो अब उसके दिमाग में नंदिनी और युवराज की शादी का लालच जाग गया था, और दूसरे वो जानती थी कि राजवीर को जब ये पता लगेगा कि मैंने नंदिनी को घर से निकाल दिया है, तो वो शायद मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। मैसेज पढ़ते ही सीमा डर से कांप उठी। वो कितनी भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन उस शैतान राजवीर का सामना करने का साहस सीमा में भी नहीं था। जल्दी से अपना पर्स उठाया और पैरों में स्लीपर डालकर दरवाजे के बाहर निकलते हुए दरवाजे के पास बैठे केशव प्रसाद जी से कहा, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। और बिना केशव प्रसाद जी का जवाब सुने तेजी से लगभग भागते हुए चली गई। केशव प्रसाद आंखें फाड़े उस दरवाजे की ओर देखते रहे, जिधर से अभी अभी सीमा आंधी तूफान की तरह गुजरी थी। उन्होंने अपने मन में कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी इसे जाने की कि पूरी बात बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसके दिमाग में 24 घंटे मेरी बेटी के खिलाफ ना जाने कौन सी खुरापात चलती रहती है। मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और अब जाने कौन सा कांड करने वाली है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी नंदू घर नहीं आई तो कहाँ गई। सुबह से नंदिनी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हे परमात्मा, अगर एक बेटी का पिता मुझे बनाया था, तो फिर इस पिता को इतना लाचार क्यों बना दिया कि इस औरत की मदद के बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। केशव प्रसाद जी अकेले बैठे सामने दीवार पर टंगी नंदिनी की मां की तस्वीर देखकर आंसू बहा रहे थे। उधर सीमा भागते हुए मार्केट के पास पहुंची ही थी कि अंधेरे में एक तरफ अपनी गाड़ी में बैठे राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। सीमा घबराकर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने उसे कसकर एक बाह में जकड़ लिया था और दूसरी हथेली से उसका मुंह जोर से पकड़ रखा था। उसने बेबसी से राजवीर की ओर देखा, तो राजवीर ने उसके मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली, लेकिन उसका गाल अपने पंजे में दबाकर बिल्कुल अपने करीब ले आया और उसके होठों को बड़ी बेरहमी से किस करने लगा। सीमा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन राजवीर ने जब तक उसके होठों से खून नहीं निकाल लिया, तब तक उसका चेहरा नहीं छोड़ा। सीमा डर से कांपते हुए बोली, राजवीर, पहले भी मैंने कहा है तुमसे, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, इसलिए मेरे बेटे की तरह हो, फिर मेरे साथ ये जोर जबरदस्ती क्यों करते हो। राजवीर ने दोबारा उसे दबोच लिया और उसके शरीर पर गलत तरीके से हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात करती हो जाने मन, मैं तुम्हें पहली बार तो नहीं छू रहा हूँ। पहले भी तो तुम मेरे साथ ऐश कर चुकी हो, क्योंकि तुम्हारा अपाहिज पति तो तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाता। तो आज इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। सीमा ने कहा, नहीं राजवीर, पहले भी जब नंदिनी ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, तब तुमने जोर जबरदस्ती से मेरे साथ संबंध बनाया था। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास कभी नहीं आई। राजवीर को सीमा की मक्कारी पर बहुत गुस्सा आया। उसने जबरदस्ती उसे सीट पर ही अपने नीचे दबा लिया और उसके शरीर पर चोट पहुंचाते हुए बोला, जानती हो ना, मुझसे होशियारी दिखाने की क्या सजा होती है। तुम भी जवान और खूबसूरत हो। मेरी दोस्ती पहले तुमसे ही हुई थी, लेकिन तुम्हारी नजर मेरी दौलत पर थी, इसलिए तुमने जानबूझकर अपनी कमसिन और सुंदर सौतेली बेटी से शादी करने का लालच मुझे दिया। और उस सुंदरी को देखते ही उसका नशा तो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गया। अब हर हालत में उसे हासिल करना मेरा जुनून है। इसके लिए चाहे उसकी भी जान मुझे क्यों ना लेनी पड़ जाए। उसको मारने के बाद उसके शरीर पर सिर्फ मेरा हक होगा। राजवीर शैतानों की तरह हंस रहा था। उसके चेहरे पर अजीब वहशीपन था, जिसे देखकर सीमा भी कांप गई। उसे पता था कि आज एक बार फिर नंदिनी को ना पाने की सजा राजवीर उसे ही देगा।
दरअसल नंदिनी का पता लगाने के लिए राजवीर पहले सीमा को टॉर्चर करके उसकी हिम्मत तोड़ना चाहता था, जिससे नंदिनी का पता उससे निकलवा सके। फिर राजवीर ने उसकी गर्दन अपनी हथेली में जकड़ कर बोला, नंदिनी को कहाँ भेज दिया तूने? मैं जानता हूँ इस समय नंदिनी जबलपुर में नहीं है। सीमा का मुंह तो बंद था, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उसने इशारे से बताने की कोशिश की कि नंदिनी के बारे में वो कुछ नहीं जानती। राजवीर फिर उसकी गर्दन पर दबाव बनाते हुए गुर्रा कर बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। मैंने अपनी आंखों से नंदिनी को निधि के साथ रेलवे स्टेशन पर जाते देखा है। तुम्हें क्या लगा था कि नंदिनी के अपहरण वाली घटना के बाद मैंने नंदिनी का पीछा छोड़ दिया था? बेवकूफ औरत, मैं भी उसी होटल में रुका था जहां नंदिनी देवांशी की शादी अटेंड करने के लिए अपने आशिक के साथ रुकी थी। मेरी निगाहें हर पल नंदिनी की निगरानी कर रही थीं और किसी को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी तो उसी शादी में शामिल था। सीमा की हैरानी बढ़ती जा रही थी कि राजवीर उन लोगों को कैसे जानता है। राजवीर गुस्से से बोला, मैं उसका होटल से ही पीछा करते हुए स्टेशन तक गया था, लेकिन उस शातिर शुभांग के गार्ड लगातार नंदिनी के साथ थे। फिर दीपेन पर मेरी नजर पड़ी। दीपेन मुझे देख कर पहचान न ले, इसलिए मुझे वहां से लौटना पड़ा। कल शादी में तो तुम भी शामिल थी ना? जरूर शुभांग के साथ मिलकर तुमने ही नंदिनी को जबलपुर से बाहर भेज दिया। अब या तो तुम मुझे नंदिनी का पता बताओगी, या कहते हुए वो बेहयाई से हंसने लगा। सीमा तो इस बात से हैरान थी कि आखिर नंदिनी चली कहाँ गई। सच में उसे शुभांग ने शहर से बाहर भेज दिया? मैंने तो बस उसे डराने के लिए घर न आने को कहा था, लेकिन शुभांग तो मुझसे भी बड़ा चालबाज निकला। और ये राजवीर उन लोगों को कैसे जानता है? सोचते सोचते सीमा का दिमाग उलझ गया था। उसने राजवीर से बड़ी मिन्नतें की कि मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। नंदिनी मुझसे बताकर नहीं गई है कि वो कहाँ जा रही है। तुम शुभांग से जाकर नंदिनी के बारे में पता करो। लेकिन राजवीर तो वहशी दरिंदा था। दया और गैरत नाम की चीज उसे छू भी नहीं गई थी। वो हाथ आए शिकार को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। बड़ी देर तक सीमा के शरीर पर अपना कहर ढाता रहा, और देखा जाए तो इसके लिए सीमा खुद जिम्मेदार थी। अपनी सौतेली बेटी की नफरत और पैसों की लालच ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वो सारी मर्यादा ताक पर रखकर राजवीर जैसे शिकारी के जाल में फंसती चली गई। सच है कि सीमा जैसी औरतों को एक ना एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलती है, क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।